यस्टरडे वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डायबिटीज़ और इसके कुछ मेडिकेशन हम पढ़ चुके थे, आज रिमेनिंग पढ़ेंगे, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। सो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हम स्टार्ट कर चुके थे, उसमें हमने डिस्कस किया था मेटफॉर्मिन के बारे में, ठीक है जी। मेटफॉर्मिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग आस्क्ड इन एग्जाम। ओबीस पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज, द फर्स्ट एजेंट इज मेटफॉर्मिन, ठीक है। अगर एक यंग फीमेल है वो ओबीस है और उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उसमें ही मेटफॉर्मिन देते हैं। मेटफॉर्मिन डू नॉट एक्ट ऑन बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास, ये लीवर के जरिए ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करता है और ग्लाइकोजेनेसिस को एक्सेलरेट करता है। इस वजह से ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है। मेटफॉर्मिन जितना भी आप हाई डोज में देंगे ये नॉर्मल ग्लूकोज को कम नहीं करता। इट इज यूग्लाइसेमिक एजेंट, डज नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज में आंखें बंद करके आप क्या दे सकते हैं, मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, ठीक है जी। मेटफॉर्मिन की जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो जीआईटी अपसेट है। इसकी जो सीरियस साइड इफेक्ट है वो लैक्टिक एसिडोसिस है। और मेटफॉर्मिन हम रीनल फेलियर पेशेंट में नहीं दे सकते, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखने हैं। आज हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द ड्रग, दे आर कॉल्ड सल्फोनाइल यूरिया। अब ये नेक्स्ट कैटेगरी है सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है, सल्फोनाइल यूरिया। ये जो सल्फोनाइल यूरिया के ड्रग होते हैं इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्लिपजाइड। इसमें जो पहला ड्रग आता है उसका नाम है ग्लिपजाइड ग्लाइब्यूराइड, ठीक है, ग्लाइब्यूराइड, गैलेक्साइड, ठीक है, गैलेक्साइड। इसमें एक और ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड टोल ब्यूटामाइड। दीज आर द ड्रग विच प्रेजेंट इन द सल्फोनाइल यूरिया कैटेगरी। इन चारों में से जो मोस्ट कॉमन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो एक गैलेक्साइड है और एक टोल ब्यूटामाइड है, ठीक है। इन दोनों के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है दीज टू बिलोंग्स फ्रॉम सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है जी। अब इनमें से कोई भी ड्रग आप देंगे तो व्हाट विल दे एक्ट इन द बॉडी, ये किस तरह काम करते हैं? नंबर वन, दीज एजेंट्स, इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दीज एजेंट इनहिबिट, ये इनहिबिट करती है, हाँ जी, पोटाशियम ई फ्लक्स। किस चीज़ को? पोटाशियम ई फ्लक्स इन द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास, इन बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास। और आप लोगों को पता है अगर आप पोटाशियम को ब्लॉक करेंगे इंसुलिन रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एंड लीड्स टू रिलीज मोर इंसुलिन, ठीक है जी। कल हमने डिस्कस किया था कि जो इंसुलिन है वो बीटा सेल से आता है और इंसुलिन बीटा सेल तब देता है जब हम किस चैनल को ब्लॉक करें? पोटाशियम चैनल। तो वहाँ पे फिजियोलॉजी के अंदर जब ग्लूकोज अंदर आता है इट अंडरगो एरोबिक रिस्पायरेशन, तो उसकी रिजल्ट में क्या बनती है? एटीपी। और वो एटीपी जाकर के चैनल को ब्लॉक करती है पोटाशियम, वो फिजियोलॉजी है। लेकिन अगर एक पेशेंट को आप ड्रग देंगे और उस ड्रग से आप ये चाहेंगे कि वो किस चीज़ की रिलीज को बढ़ाए? इंसुलिन, बाई ब्लॉकिंग विद चैनल पोटाशियम, दो ड्रग इज कॉल्ड ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। तो सल्फोनाइल यूरिया को काम करने के लिए किस चैनल पे जाना होगा? पोटाशियम पे। और ये चैनल किस सेल के अंदर होते हैं? बीटा सेल। तो बीटा सेल काम करेंगे तब ये ड्रग हम दे सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज में बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होती है कि नहीं होती है? देयरफॉर दीज ड्रग नॉट यूज्ड इन टाइप 1, ये हम टाइप 1 में नहीं दे सकते। वहाँ पे ऑलरेडी बीटा सेल क्या है? डिस्ट्रॉय है, और इन सेल को काम करने के लिए एक्टिविटी ऑफ बीटा सेल चाहिए। सो दीज ड्रग ओनली यूज्ड इन टाइप 2 बट दे आर नॉट यूज्ड इन टाइप 1, ठीक है जी। यहाँ पे लिखे दे आर used in diabetes type 2 but not in डायबिटीज टाइप 1। ये हम टाइप 1 में नहीं दे सकते क्योंकि इसका रीज़न ये है टाइप 1 में ऑलरेडी बीटा सेल खराब होते हैं और ये ड्रग तो काम बीटा सेल पे करते हैं, इसलिए अगर आप टाइप 1 में ये ड्रग देंगे तो दे विल बी लेस इफेक्टिव, ये काम नहीं करेंगे। अब इसके लिए साइड इफेक्ट्स, अगर ये ड्रग हम देंगे तो इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है? इसके दो साइड इफेक्ट्स याद रखना है, शाबाश। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन? दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। अब इन ड्रग्स का काम ग्लूकोज को कम करना है बिकॉज ऑफ रिलीजिंग ऑफ इंसुलिन, तो ये इंसुलिन की साइड इफेक्ट कराएगी। तो नंबर वन, दीज ड्रग कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। कल मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि इंसुलिन का एक साइड इफेक्ट ये है कि वेट गेन कराता है। क्या कराता है? वेट गेन। इसलिए सल्फोनाइल यूरिया कैन आल्सो लीड्स टू वेट गेन, ये वेट गेन भी करा सकती है। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है, उसको हमने एक ड्रग दिया है और वो टाइप 2 डायबिटीज का है। किस चीज़ का? टाइप 2। After that drug, the patient after 3 months came to the clinic with complaint of gaining weight. उसका वेट गेन हो चुका है। Which of the following drug the patient is taking? वो इन चार में से एक बताएगा, ठीक है जी। लेकिन जो एग्जाम के अंदर बार बार बताता है वो टोल ब्यूटामाइड है। ये मार्केट में ज्यादा यूज होता है और वेट गेन के अंदर ज्यादातर रोल कौन प्ले करता है? टोल ब्यूटामाइड। इनमें से कोई भी ड्रग आप देंगे इनका काम पोटाशियम को ब्लॉक करके किस चीज की रिलीज को बढ़ाना है? इंसुलिन। और जब इंसुलिन आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो ग्लूकोज लेवल कम होने के चांसेस भी है और ये वेट गेन भी करा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके मेन एमसीक्यूज पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आते
आते हैं 3rd नंबर कैटेगरी के ड्रग लेके, थाइजोलिडिनाइडायोन, ठीक है, ये एक कैटेगरी का नाम है, थाइजोलिडिनाइडायोन, ठीक है, ये एक अनदर कैटेगरी ड्रग का नाम है। इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं। द ड्रग प्रेजेंट इन दिस कैटेगरी इज कॉल्ड रोसीग्लिटाजोन। एक का नाम क्या है? रोसीग्लिटाजोन। एक का नाम है पायोग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, ठीक है जी, रोसीग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन। आप लोगों ने इस तरह याद रखना है, ये जो थाइजोलिडिनाइडायोन है इसको ग्लिटाजोन फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इनके जितने ड्रग है उसके अंदर किसका वर्ड आता है? ग्लिटाजोन का ड्रग आता है, ठीक है। आप लोगों ने इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को याद रखना है कि जो ग्लिटाजोन है, अगर आप ये किसी पेशेंट को देंगे, हाउ दे विल एक्ट इन द बॉडी, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दे वेरी वेरी इजी। दे इंक्रीजेस इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये ड्रग क्या करते हैं? ये इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज करने में हेल्प करती है, मतलब ये इंसुलिन को रिसेप्टर पे काम करने में हेल्प करती है। जहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर पे अटैच नहीं हो सकता उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमने कोशिश क्या करना है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएं। तो दीज ड्रग इंक्रीज इनडायरेक्टली इंसुलिन सेंसिटिविटी, और जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी वो रिसेप्टर पे काम करेगी तो उससे ग्लूकोज लेवल के अंदर क्या आएगी? कमी आएगी, ठीक है। ये ग्लिटाजोन फैमिली करता है। अब जो ग्लिटाजोन फैमिली है इसके साइड इफेक्ट्स देखें कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ ग्लिटाजोन फैमिली। नंबर 1, ग्लिटाजोन जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन ड्रग्स की साइड इफेक्ट ये है दे कैन काज बोनी फ्रैक्चर, ये बोन मास डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस को बढ़ाते हैं। एक पेशेंट है उसको ओस्टियोपोरोसिस है, उसकी ऑलरेडी बोन क्या है? वीक है। आप उस पेशेंट को ये ड्रग नहीं दे सकते क्योंकि दीज ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। यहाँ पे लिखे इसकी जो साइड इफेक्ट है बोनी फ्रैक्चर, ये क्या करा सकते हैं? बोनी फ्रैक्चर, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 2, जो ग्लिटाजोन है दे कैन काज फ्लूइड रिटेंशन, ये बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन करा के क्या करा सकता है? एडिमा करा सकता है। और आप लोगों को पता है अगर एक बंदा है उसके बॉडी में पानी ही पानी हो, एडिमा हो, तो उसका वेट लॉस होगा कि वेट गेन? वेट गेन। यहाँ पे ये जो ड्रग है ना ये वेट गेन कराते हैं ड्यू टू इंक्रीज रिलीज ऑफ इंसुलिन। और आप लोगों को मैंने ये बताया था इंसुलिन का काम प्रोटीन बनाना है, इंसुलिन का काम लिपिड बनाना है, और ऐसा हार्मोन जो चीज़ों की बनाने में हेल्प करे उसको एनाबोलिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाबोलिक। तो ये भी एग्जाम में आता है कि इंसुलिन कैटाबोलिक है कि एनाबोलिक है? आंसर इज एनाबोलिक। एनाबोलिक का मतलब होता है कि चीज़ों को मिलकर आगे चीज़ें बनाना, प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना, ये सब किसका काम है? इंसुलिन। और जब लिपिड ज़्यादा बनेगी, प्रोटीन ज़्यादा बनेगी तो ओवरऑल वेट क्या होगी? गेन होगी। लेकिन ये ड्रग जो होते हैं ये भी वेट गेन कराते हैं, लेकिन कभी भी एनाबोलिक एक्शन की वजह से नहीं, ये किसकी वजह से कराते हैं? एडिमा की वजह से। यहाँ पे लिखे दीज ड्रग कैन आल्सो काज वेट गेन, ये ड्रग भी क्या करा सकते हैं? वेट गेन करा सकते हैं। अब लिखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रा इंडिकेशन। इसका मतलब ये है कि ये ड्रग एक केस के अंदर हम नहीं दे सकते। एंड दिस क्वेश्चन आस्क मल्टीपल टाइम इन द एग्जाम। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और एक पेशेंट है उसको टाइप 2 डायबिटीज है और एग्जाम के अंदर ये भी है द पेशेंट हैज हार्ट फेलियर, उसको क्या है? हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट में पंपिंग ज़्यादा होगी कि कम? कम होगी। जब हार्ट पंप नहीं करेगा तो फ्लूइड इजेक्शन कम होगा, तो फ्लूइड इजेक्शन ज़्यादा होगी कि रिटेंशन? रिटेंशन ज़्यादा होगी। और हार्ट फेलियर के मरीज में एडिमा होता है। अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है पल्मोनरी एडिमा होता है, राइट साइड हार्ट फेलियर है तो पूरी बॉडी में एडिमा होती है। लेकिन हार्ट फेलियर का रिजल्ट क्या होता है? एडिमा। और ये ड्रग ऑलरेडी क्या कराती है? एडिमा कराती है। तो हार्ट फेलियर में पहले से एडिमा है और अगर आप ये ड्रग यूज करेंगे तो मजीद क्या होगी? एडिमा होगी। दैट इज नॉट गुड फॉर द पेशेंट। देयरफॉर दीज ड्रग आर कंट्रा इंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर। ये हम किस में नहीं दे सकते? हार्ट फेलियर पेशेंट में नहीं दे सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज ड्रग इज आल्सो नॉट यूज्ड इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ये किस में नहीं दे सकते? ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बोनी मास डेंसिटी ये वीक होती है, कम होती है। इसमें पहले से बोन क्या होते हैं? वीक, और ये बोन ही फ्रैक्चर करा सकती है। तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस के वीक बोन पे ये ड्रग यूज की जाए तो ये मजीद बोन को वीक बनाएगी, तो फ्रैक्चर के चांसेस मजीद क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आज तक जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डायबिटिक ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडिमा? ऑलवेज थिंक अबाउट ग्लिटाजोन, या तो रोसीग्लिटाजोन होगा या पायोग्लिटाजोन, लेकिन इसके वर्ड में क्या आता है? ग्लिटाजोन आता है। तो आप लोग इसको एमसीक्यूज करें, एडिमा के बारे में क्वेश्चन आता है। और अगर एक पेशेंट है उसको पहले से हार्ट फेलियर है तो उसमें कौन सा ड्रग नहीं देंगे? तो वो भी क्या है? ग्लिटाजोन है। इसका एक और एमसीक्यूज आता है, दे आर बेस्ट यूज्ड इन, दे आर यूज्ड इन, हाँ जी, हमने एक बात की थी कि मेटफॉर्मिन जो है वो सेफ ड्रग है, लेकिन अगर हम हायर डोज में देंगे तो वो लैक्टिक एसिडोसिस कराता है।
तो हम रीनल फेलियर में नहीं दे सकते। तो रीनल फेलियर में जहाँ पे मेटफॉर्मिन कंट्रा इंडिकेट है वहाँ पे अल्टरनेट ड्रग ग्लूटाजोन होते हैं। तो यहाँ पे लेके दे आर यूज इन रीनल फेलियर, ये हम कहाँ पे दे सकते हैं, रीनल फेलियर में दे सकते हैं। अब यहाँ पे दो बातें और से सुने, एनी पेशेंट हु इज ओबीस एंड हैविंग टाइप 2 डायबिटीज बट दैट पेशेंट हैज रीनल फेलियर देन यू हैव टू थिंक अबाउट ग्लूटाजोन। बट अगर एक पेशेंट ओबीस है, उसको टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन उसमें रीनल फेलियर की हिस्ट्री नहीं है, तो फिर फर्स्ट लाइन ड्रग इज ऑलवेज मेटफॉर्मिन। हम क्या देंगे, मेटफॉर्मिन देंगे। तो कल के लेक्चर में एक सवाल रह गया था, यार मेटफॉर्मिन जहाँ पे कंट्रा इंडिकेट है वहाँ पे अल्टरनेट ड्रग क्या होगा, आंसर इज ग्लूटाजोन। ठीक है, या तो रोसिग्लूटाजोन होता है या पायोग्लूटाजोन होता है। एनदर ड्रग वी कैन गो फॉर इट दैट इज कॉल्ड ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। एक का नाम क्या है, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम एग्जाम के अंदर आप लोगों ने याद रखना है। इसके अंदर जो ड्रग आता है, द ड्रग इज कॉल्ड एकार्बोस। इसका नाम क्या है, एकार्बोस। एकार्बोस एक ड्रग है, ये भी डायबिटीज में यूज होता है। इसकी कैटेगरी को हम ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर कहते हैं। आप लोग यहाँ पे लेके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के दिस एजेंट इनहिबिट, अब देखिए इनहिबिट इंटेस्टाइनल, ये कहाँ पे काम करता है, इंटेस्टाइन में। अल्फा ग्लूकोसाइडेज, इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रग है एंड डिक्रीज दी अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, डिक्रीज दी अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से सुनना है कि इसमें एक ट्रिक बताता हूँ। आपने एक पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट खिलाए हैं, मतलब उसने कोई स्वीट चीज़ खाई है, तो आप लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड शक्ल में मौजूद होती है। लेकिन हमारी जो इंटेस्टाइन है वो सिर्फ अब्जॉर्ब करती है मोनोसेकेराइड। कौन सा, मोनोसेकेराइड। तो हम डाइसेकेराइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोनोसेकेराइड में। और डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने का काम ग्लूकोसाइडेज का होता है। अगर आप कोई चीज़ खाए और उसमें स्वीट चीज़ है और आपको चांस ये है कि यार अब ये जो स्वीट चीज़ मैंने खाई है मेरा ग्लूकोज पहले से क्या है, ज़्यादा है, और आपने स्वीट चीज़ खाई है और आप कहते हैं कि मेरा शुगर लेवल मजीद क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो आप एक ड्रग आफ्टर द मील लेते हैं। ये ड्रग हमेशा हम मील के बाद देते हैं। इसको हम कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल। पोस्ट प्रेंडियल का मतलब आफ्टर द मील। तो हम मील के बाद अगर ऐसा ड्रग देंगे कि वो खुराक को अब्जॉर्ब होने से प्रिवेंट करे, उस ड्रग का नाम क्या है, एकार्बोस है। तो जो एकार्बोस है ये ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करती है, मतलब ये डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करती है। और डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने का काम किसका है, ग्लूकोसाइडेज। और ये कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में। तो दिस ड्रग एक्ट इन द इंटेस्टाइन टू इनहिबिट ग्लूकोसाइडेज एंड डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो अगर आप ग्लूकोज को अब्जॉर्ब नहीं करने देंगे तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल मजीद नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी। इसका जो साइड इफेक्ट है आप लोगों ने याद रखना है, ये ड्रग कहाँ पे काम करता है, इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे लेके जीआईटी अपसेट करा सकता है। क्या करा सकता है, जीआईटी अपसेट। कभी डायरिया कराता है, कभी वोमिटिंग कराता है, कभी कॉन्स्टिपेशन कराता है। लेकिन इसका जो मेन साइड इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड ऑफ जीआईटी अपसेट। ये जीआईटी अपसेट कराता है। और दूसरी बात, अगर आप ये ड्रग लेते रहे और पूरे जितना भी खुराक आपने खाए हैं, और से सुने, जितना खुराक पेशेंट ने खाया है वो ग्लूकोज बिल्कुल अब्जॉर्ब ना हो जाए, तो साथ एक और ड्रग भी ले रहा है जिससे पहले से बड़े हुए ग्लूकोज को क्या करें, कम करें, तो उधर से वो दूसरा ड्रग भी ले रहे, ये भी ले रहे, तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज जीआईटी अपसेट। ये जीआईटी अपसेट करा सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो ड्रग के बारे में बताने लगा दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज। फिफ्थ नंबर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर। एंड ड्रग्स को हम सिंपल कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर। अब इसको थोड़ा सा देख ले कि ड्रग का मतलब क्या है। एग्जाम के अंदर अगर आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक MCQ, वो इस कैटेगरी से भी आता है। अभी मैं बताऊंगा इस कैटेगरी से कौन सा क्वेश्चन आता है। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर जो ड्रग मौजूद होते हैं उसके नाम पहले लेके, नंबर 1 व्हाट इज दिस, डेपाग्लीफ्लोजिन। ठीक है, एक का नाम क्या है, डेपाग्लीफ्लोजिन। नंबर 2 एम्पाग्लीफ्लोजिन। ये जो फ्लोजिन वाले फैमिली है ना, फ्लोजिन, दे आर प्रेजेंट इन SGLT2 इनहिबिटर्स। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। अब इसका जो है मेन काम है ना, मेन काम वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए, इसको समझने के लिए आसान तरीका ये है, दिस इज दी बोमेन कैप्सूल। ये क्या है, बोमेन कैप्सूल। इसी बोमेन कैप्सूल के नीचे दिस पार्ट इज कॉल्ड PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और से सुने, जब हम फूड खाते हैं और उसमें शुगर होता है दैट इज कॉल्ड ऑफ ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज किडनी में फिल्टर होता है तो उसके साथ साथ कौन सी चीज फिल्टर होती है, सोडियम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि 100% ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दी PCT। कहाँ से, PCT।
लेकिन जब ग्लूकोज को हम अंदर कराते हैं तो इसके साथ साथ कौन पीछा करता है, सोडियम भी। तो यहाँ पे सोडियम और ग्लूकोज की वापस रीएब्जॉर्प्शन होती है, मतलब जो चीज़ फिल्टर हो जाए और फिल्टर होने के बाद दोबारा ब्लड में जाए तो उसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। हम जब खुराक खाते हैं और खुराक इंटेस्टाइन में जाए तो इंटेस्टाइन से ब्लड में जाने को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और जब एक दफ़ा चीज़ फिल्टर होकर दोबारा ब्लड में आता है तो उसको क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एग्जाम क्वेश्चन ये है फिजियोलॉजी के पीसी के अंदर जो ग्लूकोज है वो किसके साथ रीअब्जॉर्ब होती है, सोडियम के साथ। तो आप लोग मुझे ये बताएं यहाँ से कौन सी चीज़ दोनों आ रही है, शाबाश, ग्लूकोज एंड सोडियम। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है कि अपोजिट में, एक डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी ब्लड की तरफ जा रही है, ये भी ब्लड की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें दोनों मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में जाए तो उसको को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, को ट्रांसपोर्ट। अब और से सुने, एक पेशेंट है उसका पहले से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या है, ज़्यादा है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसका ये रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए कि नहीं। जब सारे मुझे आंसर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। मतलब पहले से मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है तो ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन, तो हम सब में ये मैकेनिज्म चलता है। लेकिन हमारा ग्लूकोज लेवल जब क्या होता है, नॉर्मल। एक पेशेंट है वो डायबिटिक है, उसका पहले से ग्लूकोज लेवल क्या है, ज़्यादा है, तो हमारा कोशिश ग्लूकोज को क्या करना है, कम करना है। तो अगर एक पेशेंट का पहला ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो उसका ये प्रोसेस चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। अगर पहले से ग्लूकोज ज़्यादा है और ये फिल्टर होकर वापस ब्लड में जाता रहा तो ब्लड में मजीद क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हमारा टारगेट कम करना है। तो हमने इस रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करना है कि एक्सेलरेट करना है, ब्लॉक करना है। अब और से सुने, अगर आप ऐसा ड्रग दें कि वो सोडियम और ग्लूकोज की वापस जाने को इनहिबिट करे तो फिर ग्लूकोज जब वापस नहीं जाएगा तो आगे यूरिन में जाएगा कि नहीं, और जब यूरिन में जाएगा तो बॉडी के अंदर उसका लेवल क्या होगा, कम होगा। ऐसा ड्रग जो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम ग्लूकोज की वापस जाने को रोके उसका नाम सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर होता है। समझ रहे कि नहीं। तो सोडियम ग्लूकोज एक डायरेक्शन में जा रहे, एक अपोजिट, एक में, इसलिए को ट्रांसपोर्टर है। समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिखें, दे इनहिबिट the reabsorption of sodium glucose co-transport in the PCT। क्लियर है, proximal convoluted tubule, that is empagliflozin and dapagliflozin। ठीक है जी। अब इसमें दो पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इसकी साइड इफेक्ट्स आने चाहिए। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। तो गौर से सुने, ये ड्रग अगर कोई लेगा तो उसका ग्लूकोज वापस ब्लड में जाएगा या ज़्यादा देर तक यूरिनरी सिस्टम में रहेगा, यूरिनरी सिस्टम में, और जहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा रहता है वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दीज ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूटीआई। क्या कराती है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये चीज़ आप लोग जहन में रखें कि फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन दे कंज्यूम ग्लूकोज। वो क्या कंज्यूम करती है, ग्लूकोज। तो जहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा होता है वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये ड्रग तो ग्लूकोज को वापस जाने से रोकते हैं, तो इन ड्रग की मौजूदगी में ज़्यादा ग्लूकोज यूरिनरी सिस्टम में रहेगा, देयरफॉर इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई। तो नेक्स्ट है दैट दीज ड्रग आल्सो कैन कॉज अप टू सम एक्सटेंट वेट लॉस। ये क्या करा सकता है, वेट लॉस। और इन ड्रग की वजह से ज़्यादा ग्लूकोज किधर जाएगी, यूरिन में जाएगी, तो दे कैन कॉज ग्लाइकोस यूरिया। ये क्या कराती है, ग्लाइकोस यूरिया। एक्सेसिव ग्लूकोज इन द यूरिन इज नोन एज द ग्लाइकोस यूरिया। तो दीज ड्रग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर आल्सो नोन एज व्हाट, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरह आते हैं, एनी पेशेंट हु इज डायबिटिक वाज टेकिंग एम्पाग्लिफ्लोजिन, मतलब वो ड्रग का नाम देंगे। अभी रिसेंटली हमने एग्जाम दिया था, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो ड्रग के नाम देते हैं और ये पूछते हैं कि इसका काम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो मतलब बीइंग अ डॉक्टर वी शुड नो कि हाउ दिस ड्रग एक्ट। तो अगर एम्पाग्लिफ्लोजिन या डेपाग्लिफ्लोजिन का कोई नाम आ जाए और वो कहते हैं कि इसका काम क्या है, तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर है। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसका रीनल फेलियर है, उसके गुर्दे पहले से फेल है, तो ये ड्रग हम फिर उसको नहीं दे सकते, क्योंकि इन ड्रग्स को काम करने के लिए पीसीटी का फंक्शन चाहिए, क्योंकि ये तो पीसीटी के अंदर इन दोनों की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है। तो अगर पहले से गुर्दे खराब है तो ये ड्रग काम नहीं करेंगे। तो दीज ड्रग आर नॉट सुटेबल टू गिवन इन अ केस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। ये हम किस में नहीं दे सकते, क्रोनिक रीनल फेलियर में। अब आते हैं एक और किस्म की ड्रग की तरफ, उसका नाम है दैट इज नोन एज DPP4 इनहिबिटर। 6 नंबर, DPP4 इनहिबिटर। अब ये जो DPP4 इनहिबिटर है, डाईपेप्टाइडेज पेप्टाइड या डाईपेप्टाइड पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, लेकिन DPP4 इसको लोग सिंपल कहते हैं। ठीक है जी। इस ड्रग के अंदर आप लोगों ने याद रखना है सिर्फ इसका नाम क्या है। इसमें जो ड्रग आते हैं, नंबर 1 इज कॉल्ड सीटाग्लिप्टिन। इसमें कौन सा आता है, DPP4 इनहिबिटर के अंदर
द फर्स्ट ड्रग इज कॉल्ड सीटाग्लेप्टिन, अनदर ड्रग इज कॉल्ड लेनाग्लेप्टिन। इसमें क्या आता है? लेनाग्लेप्टिन। इट्स मीन के ग्लेप्टिन फैमिली इज नोन एज DPP4 इनहिबिटर्स। ठीक है जी, मतलब मैंने इसके क्वेश्चन इस तरह ज़्यादा देखे थे कि ग्लेप्टिन के नाम पे जो भी ड्रग आएगा वो DPP4 इनहिबिटर होगा। अब जो DPP4 है इसका काम क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैं अब यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूँ। इट इनहिबिट डिग्रेडेशन ऑफ व्हाट? डिग्रेडेशन ऑफ GLP1। किसकी? GLP1। ये एग्जाम में आता है। GLP1 स्टैंड फॉर ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। GLP1 स्टैंड फॉर ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। अब और से सुनेंगे, ये जो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड है इसका काम क्या है? नंबर 1, फिर से आप लोग इसको प्लीज थोड़ा सा गौर से देखें। व्हाट इज दिस वन? ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, ये हमारे बॉडी में होता है और इस चीज़ का काम होता है इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाना, ग्लूकागॉन की रिलीज को कम करना। और हमारा टारगेट ये है कि डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज को क्या करना है? कम। और कम करने के लिए हमने इंसुलिन बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है। तो इसका मतलब ये जो GLP1 है ये इंसुलिन को बढ़ाता है, ग्लूकागॉन को कम करता है, और इस वजह से ये जो GLP1 है ये हाई शुगर को कम करता है। समझ रहे कि नहीं? तो इसका काम क्या है? शाबाश। इंक्रीज रिलीज ऑफ, एक्सीलेंट, इंक्रीज रिलीज ऑफ, बताएं, इंसुलिन। ये किस चीज़ के लिए उसको बढ़ाता है? इंसुलिन। और इनहिबिट करता है किस चीज़ की रिलीज को? ग्लूकागॉन। इंक्रीज रिलीज ऑफ इंसुलिन, इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन। अब दोनों की वजह से ग्लूकोज लेवल क्या होगा? कम होगा। एक पेशेंट है उसको पहले से डायबिटीज़ है, हाई ब्लड शुगर का पेशेंट है, तो आपने उस मरीज में GLP1 को बढ़ाना है कि कम करना है? शाबाश, शाबाश। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ GLP1? इंक्रीज ग्लूकोज या डिक्रीज? डिक्रीज ग्लूकोज। पेशेंट डायबिटिक है तो हमारा टारगेट भी तो कम करना है, तो हमें यह बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका लेवल हमने क्या करना है? बढ़ाना है। तो इसकी जो डिग्रेडेशन है, इसकी जो ब्रेक डाउन है डायबिटिक पेशेंट में, वो कम करनी है कि ज़्यादा? कम करनी है। इसकी डिग्रेडेशन को क्या करना है? इनहिबिट, ताकि डिग्रेड ना हो जाए, इसका लेवल क्या रहे? ज़्यादा रहे, ताकि इंसुलिन ज़्यादा रिलीज हो जाए। समझ रहे कि नहीं? अब सवाल नेक्स्ट ये है कि ऐसा बंदा बताए जो GLP1 की क्या करे? डिग्रेडेशन करे। उस एंजाइम का नाम DPP4 है। क्या है? DPP4, ये एंजाइम का नाम है। अगर आप ये DPP4 को इनहिबिट करें तो फिर इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी। जब ये डिग्रेड नहीं होगा तो उसका लेवल ज़्यादा होगा, और जब इसका लेवल ज़्यादा रहेगा इंसुलिन रिलीज भी क्या होगी? ज़्यादा, और इससे ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो दीज ड्रग्स आर कॉल्ड ग्लेप्टिन, सीटाग्लेप्टिन, लीनाग्लेप्टिन, इसमें ये सारे के सारे ड्रग्स आते हैं। अब यहाँ पे लिखे इसके नोट में, अब इसमें एक MCQs आता है, और से सुने। अभी तक रिसर्च इस पे लगी हुई है लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं है। ये इंसुलिन बढ़ाता है, इंसुलिन की रिलीज बढ़ाता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि इंसुलिन क्या करे? एनाबोलिक एक्शन कर सके। तो दीज ड्रग इंक्रीज द इंसुलिन एट ए लोअर रेट, मतलब ज्यादा रेट पे नहीं। इसलिए ये जो ड्रग्स होते हैं दे डू नॉट कॉज वेट गेन, ये वेट गेन नहीं कराते। असल में सल्फोनाइल यूरिया वेट क्या कराती है? गेन कराती है। जहाँ पे इंसुलिन रिलीज होती है वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट ऑफ गेन होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा भी इंसुलिन नहीं दे सकता कि वो लाइपोजेनेसिस करे, प्रोटीन सिंथेसिस करे, तो ये ज्यादा वेट गेन नहीं कराते। इसलिए यहाँ पे लेके दीज ड्रग कैन डू नॉट कॉज वेट गेन। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, वेट न्यूट्रल, मतलब ये है कि ये वेट के ऊपर कोई असर नहीं कराता। सो देयर विल बी वेट न्यूट्रल। तो अभी तक जितने ड्रग्स हमने पढ़े हैं दे ऑल आर द ड्रग्स यूज इन द डायबिटिक पेशेंट। तो हमने 6 कैटेगरीज पढ़ी है। इन 6 कैटेगरीज से आप लोगों को डेफिनेटली 2 या 3 MCQs क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये जो ग्लेप्टेंस होते हैं और ये जो DPP4 जो अभी हमने पढ़े हैं, ये हम दूसरे ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। ये मतलब अलोन इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। इसका वजह ये है ये इंसुलिन को बढ़ाता है बट वेरी वेरी माइल्डर रेट। ठीक है, इतना ज्यादा रेशो में नहीं बढ़ा सकते। तो देखें, फर्स्ट कैटेगरी का नाम क्या था? बेगविनाइट, जिसमें मेटफॉर्मिन है। सेकंड कैटेगरी सल्फोनाइल यूरिया है। थर्ड कैटेगरी में कौन सा था? शाबाश, दैट इज टाइजोलिडीनिडायोन। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को एक था सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, एक कार्बोस इनहिबिटर जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज है, और एक हमने पढ़ा है DPP4 इनहिबिटर। सो दीज आर द मेन ड्रग्स यू पीपल शुड नो देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं जहाँ पे MCQs बता है वो भी आने चाहिए। अब हेडिंग दे दे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। अब ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि अगर डायबिटीज है उसको हम कंट्रोल ना करें और या सही तरीके से उस पर टाइट कंट्रोल ना रखें तो व्हाट विल बी देयर कॉम्प्लिकेशन। तो अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी